छोटी सी बोट पर एक आदमी सुबह के वक्त नींद में चलता हुआ रेस्ट रूम की तरफ जा रहा है। अभी कुछ ही कदम चले होंगे उसने कि अचानक बहुत ज्यादा टर्बुलेंस की वजह से बोट उलट जाती है। हर तरफ अंधेरा और शिप में पानी भरता देख उसकी जान निकलने को आ गई। मौत के डर से वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की नाकाम कोशिश करने लगा। दरवाजे लॉक थे, बोट पानी में डूबती गई और समंदर के नीचे जमीन पर जा पहुंची। शायद इसकी किस्मत अच्छी थी कि बोट में एक छोटी सी जगह थी जिसमें उलट जाने की वजह से पानी ना जा सका। वहाँ सिर्फ एक मैट्रेस था और एक कोक की बोतल। लेकिन अब ये कितनी देर तक जिंदा रह सकता था? चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से एक इंसान तकरीबन समंदर के नीचे 100 फुट तक 3 दिन के लिए अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा और किस तरह से बचा। एक सुबह एक सुहाने दिन नाइजीरिया के कोस्ट से एक नॉर्मल साइज की टग बोट जिसका नाम था जैस्कन 4 एक छोटे से मिशन पर निकलती है, जिसने एक पेट्रोल से भरे हुए ऑयल टैंकर शेवरॉन को, जो अटलांटिक ओशन में स्टक हो गया था, उसको रेस्क्यू करना था। उस वक्त टैंकर पर 12 क्रू मेंबर्स थे जो समुद्री सफर का सालों का तजुर्बा रखते थे और इस तरह फंस जाना उनके लिए एक रूटीन की बात थी। लेकिन जैस्कन 4 पर जाने वालों को नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस टग बोट पर 11 नाइजीरियन और एक यूक्रेनियन कैप्टन ने रात होते ही कैबिन के डोर्स को बंद किया और सोने की तैयारी करने लगे। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, पायरेट्स के डर की वजह से दरवाजों को लॉक करना बहुत जरूरी था। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, बहुत बारिश हुई। खतरनाक लहरें इनकी बोट से टकराने लगी। सुबह के 4:30 बजे के करीब हैरिसन ओकेन, जो शिप का कुक था, उसकी आंख खुली ताकि वो नाश्ता तैयार करे बाकी लोगों के लिए। हैरिसन समुद्री सफर का माहिर बंदा था। जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ जाता है, एक बहुत बड़ी वेव बोट से टकराती है और बोट को उलट देती है। ऐसा होने से हैरिसन वॉशरूम से बाहर गिर जाता है और देखते ही देखते हॉल और कैबिन में पानी भरने लगता है। वेसल तेजी से डूबने लगती है। अंधेरे में डरा हुआ हैरिसन इधर उधर हाथ मारता है सेफ्टी के लिए, लेकिन सब दरवाजों पर लॉक लगा हुआ था। बोट डूब गई। ये लोग नाइजीरिया के कोस्ट से 30 किलोमीटर दूर थे। हैरिसन जैसे तैसे करके बोट के ऑफिसर कैबिन तक पहुंचा, जिसका दरवाजा तो खुला था लेकिन इसमें पानी भर चुका था। साथ में उसको एक छोटा सा रूम दिखाई दिया जो शायद ऑफिसर्स का बाथरूम था। यहाँ पर एक मिरेकल हुआ। समंदर में 30 मीटर नीचे जा चुकी थी ये शिप, लेकिन इस छोटे से वॉशरूम में एक एयर बबल बन गया था जिसमें हैरिसन मौजूद था। ये छोटी सी एयर पॉकेट सिर्फ 1 मीटर की थी, जो कि कुछ देर के लिए किसी को जिंदा रहने के लिए काफी थी। अंधेरे में घबराया हुआ हैरिसन इस सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। उसको नहीं पता था कि उसके क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ, लेकिन वो ये सोच रहा था कि शायद उसके साथियों ने खुद को बचा लिया है और ये बेचारा अकेला ही इस मुसीबत में फंस गया है। पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। अकेले में बिल्कुल अंधेरे की वजह से उसको एहसास हुआ कि खुद को किसी तरह तो बचाना होगा। वो इस एयर पॉकेट को छोड़कर चीजें ढूंढने निकलता है और इसको कुछ औजार और 2 मैट्रेस मिलते हैं। वो दोनों को इस तरह जोड़ता है कि इसकी ज्यादातर बॉडी पानी से बाहर रह सके, क्योंकि इंतहाई ठंडे पानी से हाइपोथर्मिया से ही ये मर सकता था। ऊपर से इसने सिर्फ एक बॉक्सर ही पहन रखा था। अंधेरे और शोर में इसको शदीद भूख और प्यास लगी हुई थी और इसके हाथ सिर्फ एक कोक की बोतल ही लगी थी खाने की चीजों में से। वो जानता था कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जितना वेट करेगा उतनी जल्दी एयर पॉकेट से ऑक्सीजन खत्म होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, जिससे वो सांस नहीं ले सकेगा और मर जाएगा। एक रस्सी की मदद से ये चेंबर से बाहर निकलने की कोशिश तो करता है लेकिन नहीं जा पाता। अब और तो कुछ कर नहीं सकता था ये, तो ठंड में कांपते कांपते ये बस दुआ करने लगा। अब कुछ ही दिन के बाद इसकी शादी की एनिवर्सरी भी थी, तो ये अपनी बीवी, दोस्तों, घर वालों के बारे में सोचने लगा और 2 दिन इसी तरह गुजर गए। कोई प्रोग्रेस ना हो सकी और ना ही इसको ये पता था कि कोई इसको बचाने के लिए आएगा भी या नहीं। अचानक इसको कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीज बोट से कुछ खा रही हो। अब ये और डरने लगा और जोर जोर से सांस लेने लगा और इसके लंग्स में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जा रही थी। दूसरी तरफ करीबी ऑयल रिग से एक साउथ अफ्रीकन डाइवर की टीम को इस बोट की जांच पड़ताल के लिए भेजा गया, लेकिन ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं था। वो लोग सिर्फ बोट को इंस्पेक्ट करने के लिए आ रहे थे और बॉडीज कलेक्ट करने के लिए। ये लोग एक ग्लोबल कंपनी DCN के लोग थे और इनको शिप से बॉडीज को रिकवर करना था और वापस ले जाकर उनकी फैमिलीज के हवाले करना था। अब शिप के सब दरवाजे क्योंकि बंद थे, तो उनको यही लगा कि क्रू मेंबर्स में से कोई भी अब जिंदा नहीं बचा होगा। 4 बॉडीज पहले ही निकाली जा चुकी थी और हैरिसन की फैमिली को भी ये खबर दे दी गई थी कि वो अब नहीं रहा। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि बोट में कोई दुआएं मांग रहा है कि कोई तो उसको बचाने के लिए आएगा। अगर हैरिसन जिंदा होता तो शायद वो बोट के डूबने के 60 घंटे बाद
आने वाली टीम की आवाज सुन लेता, बोट्स जो पानी में चल रही थी, एंकर के गिरने की आवाज, डाइवर्स की पैडलिंग की आवाज, कुछ तो सुनता जिससे उसको लगता मदद आ गई है। असल में जैस्कन 4 बहुत बड़ी टग बोट थी और हैरिसन छोटे से चेंबर में था और डाइवर्स को पता भी नहीं था कि कोई जिंदा इंसान भी होगा इसमें। लेकिन फिर हैरिसन ने कुछ आवाजें सुनी जिससे उसको लगा रेस्क्यू के लिए कोई आया है। अब उसको सिर्फ उनको किसी तरह ये बताना था कि वो जिंदा है। उसने एक हथौड़ी की मदद से बोट को बार बार मारा ताकि शोर से किसी को पता लग सके, लेकिन डाइवर्स उससे बहुत दूर थे और इसको लग रहा था आहिस्ता आहिस्ता वो लोग और ज्यादा दूर जा रहे हैं। डाइवर्स असल में बोट को हर तरफ से एक्सप्लोर कर रहे थे ताकि और बॉडीज मिल सकी। इतने में एक आदमी निको वैन हिर्डन ऑफिसर कैबिन की तरफ जाता है और इधर उधर देखना शुरू कर देता है और वॉशरूम के सामने आ जाता है। उसकी लाइट अंधेरे में जब चमकती है तो हैरिसन उसको देख तो लेता है, लेकिन अब वो इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। वो पानी में वापस आता है और रेस्क्यूअर की तरफ बढ़ता है और बहुत ही नरमी से निको के सर पर टच करता है ताकि वो डर ना जाए। निको एक दफा तो डर ही जाता है, लेकिन वो उस हाथ को पकड़ता है तो हैरिसन को अपनी तरफ खींच लेता है। हैरिसन उसको एयर पॉकेट में ले जाता है ताकि वो उसको देख सके। हैरिसन खुशी से रोने लगता है और उसको बिल्कुल भी नहीं यकीन हो रहा था कि उसको बचाने के लिए भी कोई आया है। रेस्क्यू टीम बहुत ही नाजुक वक्त में आई थी क्योंकि हैरिसन की एयर पॉकेट कार्बन डाइऑक्साइड से भर चुकी थी और अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था क्योंकि हाइपर कैपिना की पहली स्टेज में जा चुका था जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने से होती है। एयर बबल ने हैरिसन को जिंदा तो रखा था, लेकिन अब इससे ज्यादा देर तक नहीं रख सकती थी। वो काफी मिकदार में नाइट्रोजन भी इनहेल कर चुका था और पानी में रहने की वजह से उसकी बॉडी की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। असल में जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन तो बॉडी यूज कर लेती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन नाइट्रोजन वैसे की वैसे बॉडी में रहती है। रेगुलर सरफेस प्रेशर पर कुछ ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे ब्लड में और टिश्यूज में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जितना पानी में डीप जाते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा बॉडी पर, जिससे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ब्लड स्ट्रीम में। ऑक्सीजन तो टिश्यूज यूज कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं और अगर आप डायरेक्ट पानी से बाहर सरफेस पर आते हैं तो गैस रिलीज होती है बाहर, जैसे आप सोडा बॉटल ओपन करते हैं तो निकलती है और बॉडी के लिए ऐसी सिचुएशन जानलेवा हो सकती है। इस मसले की वजह से डाइवर्स स्लो पानी से बाहर आते हैं ताकि गैस आराम से बाहर आ सके, और अगर डायरेक्ट ऊपर भी जाना हो तो प्रेशराइज्ड चेंबर में जा सकते हैं जिसके अंदर प्रेशर नॉर्मल हो। हैरिसन को इसी वजह से डायरेक्टली पानी से बाहर नहीं ले जा सकते थे क्योंकि इससे वो मर सकता था, क्योंकि उसकी बॉडी डीकंप्रेस हो सकती थी, जिसको द बेंड्स भी बोला जाता है। रेस्क्यू बोट पर एलेक्स गिब्स नामी लाइफ सपोर्ट टेक्नीशियन को जैसे ही पता लगा कि कोई जिंदा भी है इस डूबी हुई बोट में, उसने और उसकी टीम ने फौरन एक रूम में एयर होस बनाया ताकि हैरिसन को फ्रेश एयर दी जा सके। लेकिन एक और मसला ये था कि हैरिसन बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सैचुरेट हो चुका था, उसको ऑक्सीजन के साथ हीलियम देना जरूरी था। हैरिसन को एक स्पेशल डाइविंग सूट पहनाया गया और साथ में हेलमेट भी दिया गया जिससे उसका इंटरनल प्रेशर मेंटेन रह सके और वो बेंड होने से बच सके। लेकिन इतना वक्त पानी में गुजारने की वजह से उसको कई डीकम्प्रेशन स्टॉप्स करने पड़े पानी से बाहर आने के लिए। सब लोग हैरान थे कि ये बंदा बिल्कुल भी नहीं घबराया। जैसे जैसे वो उसको ऊपर ला रहे थे तो हैरिसन बेहोश होने लगा, लेकिन आखिरकार वो बच गया। बाहर आते ही उसको प्रेशराइज्ड डाइविंग बेल में रखा गया और फिर एक डीकम्प्रेशन चेंबर में। अगले 2 दिन भी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन ही थे उसके लिए। इस सब के बाद हैरिसन को नाइटमेयर्स आने लगे। उसकी काफी ज्यादा स्किन उतर चुकी थी, खाना खाने के बावजूद भी उसको भूख नहीं मिट रही थी। उसको ये भी बताया गया कि उसके क्रू मेंबर्स में से कोई भी नहीं बच सका। 10 बॉडीज तो रिकवर कर ली गई थी, लेकिन एक बॉडी उनको मिल ही न सकी। एलेक्स गिब्स ने हैरिसन का रिकवर होने तक बहुत ख्याल रखा। खाना पहुंचाना, उसकी शीट्स चेंज करना, मेडिसिन देना, डॉक्टर के पास लेके जाना, इवन ऑफिसर्स और मैनेजर्स के साथ मिलाना, हर काम में मदद की। अगले 3 दिन के बाद उसको चेंबर से बाहर निकाला गया। हैरिसन जिंदा होने का जितना शुक्र अदा करता उसको कम लग रहा था। इसके बाद भी उसको नाइटमेयर्स आते रहे और सोते सोते उसको ऐसा लगे जैसे वो डूब रहा है। उसने कसम खाई दोबारा वो कभी समंदर के पास नहीं जाएगा। 9 सालों के बाद एलेक्स गिब्स एक डाइविंग जॉब पर था तो उसकी मुलाकात एक डाइवर से होती है। ये हैरिसन था जो अब एक कमर्शियल डाइवर बन चुका था। यकीनन शुरू में वो बहुत डर गया था, लेकिन उसको अपने इस डर पर काबू पाना भी था। इसी में वो एक सर्टिफाइड कमर्शियल डाइवर बन गया। हैरिसन ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और बाद में उसको निको की तरफ से एक डिप्लोमा दिया गया। हैरिसन अब समंदर का राजा है और समंदर ही उसकी दुनिया है। वो इतना कंफर्टेबल है कि 50 मीटर डीप तक चला जाता है और वो उस टीम का हमेशा शुक्र अदा करता है, और ये भी कि वो अपनी जिंदगी के वो लम्हात कभी नहीं भूलेगा जो उसने समंदर के नीचे फंसे हुए गुजारे। हैरिसन की स्टोरी से ये सबक मिलता है कि सिचुएशन जैसी भी हो, उम्मीद वाहिद ऐसी चीज है जो आपको मुश्किल से मुश्किल हालात से निपटने में मदद कर सकती है। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।